नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आगरा की लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में अब आरोपी हत्यारे डॉक्टर का एक कबूलनामा आया है। न्यूज 18 पर हत्यारे डॉक्टर का कबूलनामा आया है। तो जो हत्यारा डॉक्टर था उसने कबूल किया है किस तरह उसने अपने साथी डॉक्टर की हत्या की, और इसका कबूलनामा न्यूज 18 पर आया है। क्या कह रहा है ये डॉक्टर, आइए सुनते हैं। तो मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। तो आपने जो कबूलनामा इस वक्त सुना है ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव कबूलनामा है, और आपने सुना कि किस तरह से एक डॉक्टर जान बचाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसने अपने ही सहयोगी की हत्या कर दी, उसकी जान ले ली। आगरा में एक महिला डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की सनसनीखेज वारदात से अब हड़कंप मच गया है। महिला डॉक्टर की हत्या का आरोप उसके ही साथी पर लगा, और ये वही डॉक्टर है जिसने अभी आपने सुना इसको कि किस तरह से इसने हत्या की बात कबूली है। महिला डॉक्टर का शव डॉकी इलाके में झाड़ियों से मिला है, उस पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। योगिता गौतम आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर थी और दिल्ली की रहने वाली थी। डॉक्टर योगिता के परिवार का कहना है कि आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी योगिता से जबरन शादी करना चाहता था, और इस बात को आपने सुना भी विवेक तिवारी के मुंह से कि 7 साल से उसका रिलेशनशिप था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था ये जो डॉक्टर है आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी इस समय जालौन में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि इस जो हत्यारा डॉक्टर है उसने किस तरह से इस हत्या की बात कबूली। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। तो आप सुन रहे थे, ये जो आरोपी है, आप तो ये हत्यारा है, इसने कबूल भी कर लिया है। विवेक तिवारी पेशे से डॉक्टर, और उसने अपनी ही सहयोगी की गला दबाकर हत्या कर दी और बताया कि किस किस तरह से इसने इस हत्या को अंजाम दिया। आरिफ आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, अब तो इस डॉक्टर ने भी हत्या की बात कबूल ली है। जी, हिमांशु बोल रहा हूं मैं आगरा से, और ये जो मामला है बेहद सनसनीखेज मामला जी जी हिमांशु है। जी जी
ये जो डॉक्टर विवेक तिवारी है, ये वारदात को अंजाम देने के बाद चुपचाप जालौन चला गया और अपनी नौकरी इसने स्टार्ट कर दी। बेहद शातिर बताया जाता है। ये आप सोचिए कि ये खुद कबूल रहा है कि मैं जनरली अपनी गाड़ी में चाकू रखता था। यानी इसके भोले भाले चेहरे के पीछे इसकी आपराधिक मानसिकता कहीं न कहीं छुपी हुई है। ये लोग साथ पढ़ते थे, 5 साल इन्होंने साथ साथ पढ़ाई की थी, तब से इन लोगों के रिलेशन थे, आपस में अच्छे संबंध थे और उसी के तहत ये मिलने आया था। जब गाड़ी में झगड़ा बढ़ा और झगड़ा बढ़ने के बाद इसने जो है इसका क्रूर चेहरा सामने आ गया, राक्षसी चेहरा, दरिंदगी वाला चेहरा सामने आया और इसने गला दबा के मारा और मारने के बाद जब उसकी मौत हो गई फिर भी चाकुओं से हमला किया। जो डॉक्टर योगिता गौतम है, उनके चेहरे पर तमाम चाकुओं के निशान पाए गए थे जब कल बॉडी बरामद हुई थी। उसके बाद लकड़ियों से दबा दिया ताकि पूरा मामला समाप्त हो जाए, साक्ष्य मिट जाए और चुपचाप जाकर के नौकरी करने लगा। लेकिन जब सर्विलांस की टीम लगी और लगातार इस पे कार्रवाई हुई तो उसकी फोन लोकेशन घटना स्थल पर ही पाई गई। इसके बाद मामला खुलता चला गया धीरे धीरे और अब डॉक्टर विवेक तिवारी ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, खुद जेल में रहेगा, साथ ही साथ अपने सहपाठी जो डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या भी कर दी। यानी 2 डॉक्टरों की जिंदगी बर्बाद हुई है इसके कारनामे की वजह से। 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, एक की हत्या कर दी गई और दूसरा अब सलाखों के पीछे। किस तरह से इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ, किस तरह से विवेक तिवारी तक पहुंची पुलिस? जी, जब ये जो डॉक्टर योगिता गौतम है, इनके मोबाइल का पूरा लोकेशन लिया गया और मोबाइल पर किसका फोन आया था इसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि डॉक्टर विवेक तिवारी का लगातार इसके पास फोन आया घटना वाले दिन। इसके बाद जब फरियाद निकाली गई तो पता लगा विवेक तिवारी से लगातार बातचीत होती थी और फिर विवेक तिवारी की लोकेशन निकाली गई तो विवेक तिवारी की लोकेशन, डॉक्टर योगिता गौतम की लोकेशन साथ साथ एक ही जगह मिली। पहले एसएन मेडिकल कॉलेज के पास मिली, उसके बाद घटना स्थल डौकी के पास मिली। जब लोकेशन फाइनल हो गया तो पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि हत्यारा कहीं न कहीं डॉक्टर विवेक तिवारी ही है और कुछ ही देर में पूछताछ करने के बाद पहले तो गुमराह करता रहा, मैं मेडिकल अफसर हूँ जालौन में, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप कैसे मुझ पर, पहले तो ये पुलिस पे हावी होने की कोशिश की डॉक्टर विवेक तिवारी ने। लेकिन जब इसको इसकी लोकेशन बताई गई और सब कुछ साक्ष्य दिए गए तो ये टूट गया और इसने पूरा कबूल कर लिया कि हाँ मैं डॉक्टर विवेक तिवारी हूँ और मैंने ही योगिता की हत्या की है। तो एक तरह से आगरा पुलिस की बड़ी कामयाबी, बिल्कुल आगरा पुलिस की बड़ी कामयाबी है। और एक बार फिर से सुनाते हैं इस हत्यारे डॉक्टर ने क्या कहा, किस तरह से इसने अपने ही सहयोगी की हत्या करी, आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। तो पेशे से मेडिकल प्रोफेशनल और काम इस तरीके का। हिमांशु, ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं लगातार और इसमें जो कबूलनामा है ये डॉक्टर का, चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं है इस बंदे की। कितना भोला वाला है और उसके अंदर हैवान छुपा हुआ है और बेहद क्रूर इंसान है ये। इस तरह के लोग ही ऐसी वारदातों को अंजाम देकर समाज में छुप करके बैठ जाते हैं और डॉक्टर विवेक तिवारी ने वही किया। यहाँ हत्या की वारदात को अंजाम दिया, गला दबाकर हत्या की, चेहरे पे चाकू से प्रहार किया, लकड़ियों से सौ दबाया और चुपचाप नौकरी करने जालौन चला गया। अपना जिला अस्पताल में वहाँ मेडिकल अफसर है और वहाँ बैठ गया चुपचाप जाके। इसको लगा कि सब कुछ मामला खत्म हो गया, लेकिन इसे पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बेहद हाईटेक हो गई है और लगातार सर्विलांस के जरिए इस तक पहुंची पुलिस, इसकी लोकेशन और डॉक्टर योगिता गौतम की लोकेशन। हालांकि माँ बाप ने शुरुआती तौर पर ही कहा था और आशंका इसी विवेक तिवारी पर जाहिर की थी कि हो सकता है यही मेरी बेटी का कातिल है। किस तरह से इनका रिलेशनशिप चल रहा था और क्या ये जो सहयोगी है अपनी उनको ब्लैकमेल भी कर रहा था क्या?
क्योंकि माँ बाप ने लगातार आरोप लगाया है कि वो दबाव बना रहा था शादी का। जी, परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि डॉक्टर विवेक तिवारी दबाव बना रहा था, लेकिन जो पुलिस तफ्तीश में अब तक बात सामने आई, पुलिस पूछताछ में, तो ये आई है कि ये लोग साथ साथ पढ़ते थे और इनके अच्छे रिश्ते थे, दोनों लोग अच्छे दोस्त थे। लेकिन अब दोस्ती, शायद ऐसा लगता है, जो अब परिवार का जो आरोप आया है उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि डॉक्टर योगिता गौतम जो है वो दोस्ती तक सीमित रहना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर विवेक तिवारी जबरन शादी करना चाहता था। और जब उसकी मंशा नहीं पूरी हुई, तब वो योगिता गौतम से झगड़ते झगड़ते जाकर के डौकी थाना क्षेत्र तक जब पहुंचा है, तो वहां गुस्से में आकर इसने गला दबाया और गला दबाने के बाद जब मौत हुई तो चाकुओं से प्रहार किया। इतना बड़ा दरिंदा कि मौत के बाद चाकुओं से प्रहार और उसके बाद लकड़ियों से शव का दबाना, झाड़ियों में नाले के किनारे सौ फेंक के आया था। आप सोच लीजिए, अगर शव की बरामदगी ना होती तो एक रहस्य बन जाता डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या का मामला। तो ये बड़ा मामला था जिसका खुलासा सीधे सीधे आगरा पुलिस ने किया। बिल्कुल हिमांशु, एक बड़ा मामला था और आगरा पुलिस ने जिस तरह से कॉल डिटेल्स खंगाली और उसके बाद ये वे डॉक्टर विवेक तक जा पहुंचे और फिर अब शिकंजे में है डॉक्टर विवेक। पुलिस ने किस तरीके से पोस्टमार्टम किया और जो बात विवेक कह रहा है कि पहले गला दबाकर हत्या की, फिर चाकुओं से वार किया, झाड़ियों में फेंक दिया, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी बातें आ गई और पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है? जी, पुलिस पूरी तरह से मुतमईन है कि हत्यारा यही है, लेकिन अभी पुलिस इससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारी बातों को लेकर के आज मीडिया से मुखातिब होगी। डॉक्टर विवेक तिवारी को लाया जा चुका है जालौन से और आज पेश करी गई मीडिया के समक्ष और पूरा ब्यौरा जो है पूरे घटनाक्रम की सिलसिलेवार कहानी पुलिस बताएगी। साथ ही साथ विवेक तिवारी भी रहेगा, लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो है ये सबसे पहले न्यूज 18 ने दर्शकों को दिखाया है और जिसमें साफ साफ कबूलनामा है। डॉक्टर विवेक तिवारी अपने गुनाहों की लिस्ट पूरी गिना रहा है और खुद कैसे कैसे गुनाह इसने किया। एक अपने ही सहपाठी डॉक्टर योगिता गौतम की कितनी क्रूरता से इस डॉक्टर विवेक तिवारी ने हत्या की, उसका ये कबूलनामा है और जिसे सिर्फ न्यूज 18 दिखा रहा है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस बिल्कुल हिमांशु, एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें डॉक्टर विवेक तिवारी कबूल कर रहा है, कोई शक सुबह इसमें नहीं रह गया है। हालांकि अब पुलिस सिलसिलेवार तरीके से जरूर बताएगी, मीडिया के सामने ब्रीफिंग रखेगी कि किस तरह से जो बात ये कह रहा है, किस तरह से डॉक्टर की हत्या की गई, योगिता की हत्या की गई और फिर उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। लगातार हम आपको सुना रहे हैं, ये डॉक्टर विवेक पेशे से डॉक्टर है, लोगों की जान बचाने की बात करता है, लेकिन किस तरह से अपने ही सहयोगी और खासतौर पर जिसे ये प्यार करने का दावा करता था उसको ही मौत के घाट उतार दिया। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं इस हत्यारे डॉक्टर की जो बातें हैं वो। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। बिल्कुल, तो न्यूज 18 पर इस वीडियो को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब इस डॉक्टर ने कबूल कर लिया है कि उसने योगिता का कत्ल किया था। बताया जा रहा है कि अंतिम बार जब मुलाकात हुई तो बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस बहस के दौरान उसने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, चाकुओं से भी वार किया और उसके बाद झाड़ियों में से फेंक दिया। हिमांशु, लास्ट मुलाकात की ये डॉक्टर बात कर रहा है, कब इनकी अंतिम मुलाकात हुई थी, पुलिस क्या बता रही है, कब इसकी हत्या हुई, कैसे और कितने दिनों के बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया? जी, लाश की बरामदगी के बाद पुलिस सक्रिय हुई है और जब ये पता चल गया कि ये डॉक्टर योगिता गौतम है तो उसके 3 घंटे के अंदर ही सारी कॉल डिटेल खंगाल ली है पुलिस ने। उसके बाद इस पुलिस का शक सीधा सीधा पहुंच गया। पर्यटन भी कह रहे थे डॉक्टर विवेक तिवारी जिम्मेदार है और कॉल डिटेल भी कह रही थी कि डॉक्टर विवेक तिवारी आगरा आया है जालौन से और आगरा से डौकी तक गया है और जब वहां डौकी में भी इसकी लोकेशन पाई गई, आगरा में भी पाई गई। इसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंच गई सीधे सीधे कि डॉक्टर तिवारी ही कातिल है।
लेकिन पुलिस ने पूरे साक्ष्य जुटाए, सबूतों के साथ पुलिस ने संपर्क किया जब डॉक्टर विवेक तिवारी से, तो डॉक्टर तिवारी गुमराह करता रहा पुलिस को और कहता रहा मैं तो यहाँ पोस्टिंग है मेरी, मैं वहां क्यों जाऊंगा। तरह तरह के नाटक इसने किए हैं। लेकिन जब पूरी लिस्ट इसको दिखाई गई है, कॉल डिटेल की फोटोकॉपी इसको दिखाई गई है, तब ये टूट गया है। अब पुलिस के सख्त बिल्कुल, तो लगातार पुलिस इस मामले को ट्रेस करती रही, फोन कॉल डिटेल्स तलाशती रही और अब ये जो डॉक्टर विनय तिवारी है अब पुलिस के शिकंजे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 4 शहरों में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े आम लोगों से बातचीत करेंगे। इन शहरों में करनाल, मुंगेर, मैसूर और फिरोजाबाद शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अवार्ड की भी घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे फिरोजाबाद की 15 महिलाओं के समूह से सीधा संवाद करेंगे। इन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर कई तरह के खूबसूरत सजावटी वस्तुओं का निर्माण किया है। फिरोजाबाद की महिलाओं में प्रधानमंत्री से संवाद को लेकर भारी उत्साह है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निगम के हॉल जो है उसको पूरी तरह से सजा दिया गया है। साथ ही इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को भी डिस्प्ले किया जाएगा। और विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 3 दिन तक चलेगा। सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को आज श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा। कोरोना के चलते इस बार सदन में सिटिंग व्यवस्था में थोड़ी सी बदलाव की गई है। साथ ही 65 साल के कम उम्र के विधायकों को ही सदन में प्रवेश दिया जाएगा। सदन में कार्यवाही के दौरान सरकार 1 दर्जन से ज्यादा विधेयकों को पास करेगी और इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। यूपी विधानसभा का सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में करीब 600 कर्मचारी हैं, सभी का कोविड टेस्ट करा लिया गया है। कोविड के कारण ये सत्र बेहद संवेदनशील हो गया है, इसलिए हमने सभी माननीय सदस्यों की जांच के लिए भी उनके विधायक निवास के पास जांच की व्यवस्था की है। विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए विधायकों की सीट के बीच 1 सीट का गैप रहेगा। इस वजह से लॉबी एरिया और दर्शक दीर्घा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नियमों के मुताबिक 6 महीने के भीतर सत्र बुलाना जरूरी होता है, इसलिए 3 दिन का ये सत्र बुलाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक और फिल्मी पात्र बताकर विवाद को जन्म दे दिया। लोटन राम निषाद ने कहा कि राम का मंदिर बने या फिर कृष्ण का मंदिर बने, उनकी राम में कोई आस्था नहीं है। उनकी आस्था बाबा साहब अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिबा फूले में है। लोटन राम ने कहा कि संविधान में भी कहा गया है राम जैसा नायक भारत में नहीं पैदा हुआ है। चौधरी लोटन राम निषाद का विवादित बयान अब सामने आया, जिसमें भगवान राम को उन्होंने काल्पनिक बताया है। फिल्म की स्टोरी के पात्र हैं राम में नहीं है आस्था। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। भारत में नहीं पैदा हुए राम जैसे नायक। एसपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोटन राम ने ये तमाम बातें कही। मंदिर बने चाहे कृष्ण का मंदिर बने, मुझे मंदिर से नहीं, लेकिन लोटन राम निषाद राम के प्रति हमारी आस्था नहीं है। मेरा व्यक्तिगत ये विचार है। मेरी अगर आस्था है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है, कर्पूरी ठाकुर में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, जिनसे हमें बोलने का, हमें नौकरियों में जाने का, पढ़ने का, लिखने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार संविधान से मिला है, ज्योतिबा फूले से मिला है, सावित्रीबाई फूले से मिला है। इसलिए जिनसे मेरा डायरेक्ट लाभ हुआ है मैं उनको जानता हूँ। मैं राम थे कि नहीं थे, राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दर्शक बेटा राम एक काल्पनिक पात्र हैं। जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे। भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। और अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को देख सकते हैं, जिन्होंने अभी पिछले दिनों श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ट्विटर पर एक भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने जय कान्हा, जय कुंज बिहारी, जय नंद दुलारे, जय बनवारी लिखते हुए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी थी। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं समाजवादी पदाधिकारियों को जो भगवान परशुराम की प्रतिमा के साथ नजर आ रहे हैं। प्रदेश में मूर्तियों की राजनीति की होड़ में शामिल होते हुए समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश में भगवान परशुराम की 108 फीट
ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी तो भगवान कृष्ण और परशुराम के अस्तित्व को मान रही है, फिर उनकी ही पार्टी के नेता चौधरी लोटन राम निषाद भगवान राम को काल्पनिक पात्र क्यों बता रहे हैं? क्या वो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है? और एक अपडेट आपको दे दें, मुठभेड़ में घायल हुआ है प्रदीप गुप्ता। आगरा बस हाईजैक मामले में वांटेड था। फतेहाबाद इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस पर इसने फायरिंग शुरू कर दी। बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग शुरू करने के बाद प्रदीप गुप्ता ने यह फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी अपनी तरफ से गोली चलाई, जिसमें प्रदीप गुप्ता जो है वो घायल हो गया। तो जिस तरह से आगरा में बस हाईजैक किया गया था, उसका मुख्य आरोपी था प्रदीप गुप्ता और कल पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जब बाइक से ये जा रहा था, चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोका तो पुलिस पर इसने फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस को भी फायर करना पड़ा और इस दौरान प्रदीप गुप्ता घायल हो गया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।